डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं केवी सिंह आप सभी का एक बार स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 69 बीपीएससी के लिए टॉप 1000 की एक सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम पॉलिटी की क्लासेस शुरू करेंगे। आज से पॉलिटी के एमसीक्यूज और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आएंगे, ठीक है। इससे पहले आप हिस्ट्री के साथ और ज्योग्राफी के 2 वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें उन दोनों को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है सी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के निर्विरोध संविधान स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। और उससे पहले 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। और ये जो थे ये जितने भी थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये अस्थायी तरीके से इन्होंने अध्यक्षता करी थी उस टाइम तक। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के आधार पर हमने ये देखा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। मतलब कि एक तरीके से अगर हम देखें तो प्रांतीय सभाओं द्वारा इस तरीके से गठन किया गया था। और संविधान जो हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। और संविधान सभा को बनने में कम से कम 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और टोटल 11 अधिवेशन, मतलब कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। और जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल 207 लोगों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। हम इस पर देखते हैं। और संविधान सभा में जो कुल महिलाओं की संख्या थी वह 15 थी। 15 महिलाएं थी उसमें से कुल, जितने में संविधान सभा गठित थी, ठीक है। और पहला अधिवेशन इसका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हमें बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सही है सी, डॉक्टर जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति व मौलिक अधिकारों और अल्प के लिए जितने भी थे उसके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके साथ हम ये देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके लिए थे, ठीक है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और प्रारूप समिति में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। इतने पूरे थे हम देखते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे झंडा समिति का भी गठन हुआ था जो कि 23 जून 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, देखिए संविधान के मत दिए गए और संविधान के स्रोत, ठीक है, जिस देश से इसको अपनाया गया है इसके बारे में हमें बताना है। तो हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका कौन है? इसका है आयरलैंड। तो इसका ऑप्शन होगा 3, ठीक है। फिर हम देखते हैं मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5, ठीक है। फिर हम देखते हैं संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची के बारे में हमें कहाँ से हमने लिया है अपने संविधान में? ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। फिर हम देखते हैं भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में ही अधिक शक्ति निहित है। यह चीज हमने कहाँ से ली है? हमने कनाडा से ली है। तो इसका जो ये दोनों का है वो 4th है, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान में कई चीजें जो हैं वो हमने बाहर से ली हुई हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया, जो सबसे प्रमुख भाग है, जो अधिकांश भाग है, वह 1935 के अधिनियम से लिया गया है, जो भारत सरकार अधिनियम आया था। इसके अलावा
ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय नगरीय शासन पद्धति, विधिगत शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया आदि लिया गया है। ठीक है। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाअभियोग और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को जो हटाने का उपबंध है वह किया गया है। आयरलैंड के संविधान को हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है। कनाडा से जो हमने लिया है वह है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है। मतलब केंद्र मजबूत और राज्य के साथ। ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय तथा का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सारी चीजें जो हमने ली गई हैं। जर्मनी से आपातकाल का उपबंध लिया गया है वित्तीय आपातकाल को छोड़ के। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था भी ली है। ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। और मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना, यह हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। तो कई प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि हमने कई तरीके के संविधानों से लिया है और कई विश्व में अनेक जो संविधान है उनसे हमने इस प्रकार इन चीजों को लिया है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है कि इसमें हमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है। तो नए राज्यों का गठन कहाँ से लिया गया है, इन सब ये इसमें संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और संविधान किस भाग में या किस चीज में है ये बताना है। ठीक है। तो हम देखते हैं नए राज्यों का गठन ये किसी संविधान के अनुच्छेद 3 से लिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है। फिर हम देखते हैं नागरिकता कहाँ से ली गई। नागरिकता ली गई है संविधान के भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वहां से ली गई है। ठीक है। फिर देखते हैं मौलिक अधिकार लिया गया भारतीय संविधान के भाग 3 से। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना यह सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A से लिया गया है। 2143 इस तरीके से। ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में हम देखेंगे तो भारतीय संविधान में लगभग 400 से अधिक आर्टिकल हैं, परंतु आज हम देखेंगे लगभग इनकी संख्या 450 पहुंच चुकी है। मूल कई प्रकार से हम ये देखते हैं कि मूल अनुच्छेदों के साथ कई बार खागा हमें इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के बाद हमने कुछ अनुच्छेद और जोड़े गए, जिसके बाद अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई प्रकार के अंतर हमें देखने को मिलते हैं और कई प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है। वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और फिर हम देखने को हमें मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां कितनी हैं, 12। ठीक है। पहले 8 अनुसूची थी, अब वर्तमान में 12 है। पहली संघ राज्य व संघ क्षेत्र की। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की। तीसरी भारतीय संघ के कुछ अधिकारियों की शपथ के लिए है। चौथी भारत के राज्यों एवं संघ राज क्षेत्र दिल्ली व पुडुचेरी में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। 5वीं अनुसूची में हम देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसमें 3 सूची देखने को मिलती है हमें, संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय मूल में थे, अब टोटल 100 हो गए हैं, जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और संवर्ती सूची में 52 है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों को है। ठीक है। हम ये देखते हैं उसके बाद 8वीं अनुसूची में यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है। मूलतः इसमें 14 भाषा थी, फिर इसमें आगे बढ़ गई हैं। ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पे निरर्हता के बारे में उपबंध है। मतलब दल परिवर्तन के बारे में जो आपकी कह सकते हैं जो पार्टी से आपके निष्कासित होने के बारे में बताया गया है। ठीक है। यह जो है यह अनुसूची 52 संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में शामिल की गई थी। 11वीं अनुसूची
पंचायतों के अधिकार के बारे में है और ये 73 संशोधन द्वारा शामिल की गई है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के प्राधिकार और दायित्व के बारे में है और ये 74 संविधान संशोधन द्वारा इसमें अनुसूची में शामिल की गई। तो इस तरीके से बहुत जितनी भी हैं अनुसूचियां वो हैं, ठीक है। 12 अनुसूची हैं जिसमें से 8, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 ओरिजिनली थी, बाकी आगे थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में हमने जिस प्रकार से, जैसा कि हमें पता है, जो उद्देशिका है, उद्देशिका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। 42 जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसे एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। संविधान की उद्देशिका ही अपने नागरिकों के 3 प्रकार के न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करती है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है और B.R. अम्बेडकर ने इसको बहुत महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। और ये कहा गया है कि एक तरीके से ये संविधान की आधारशिला है। जिस प्रकार से संविधान के बारे में हमें पूरा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, किस तरीके से कैसी चीज़ें हैं, ये सब हमें आगे पता चलती हैं। और क्या है हमारे संविधान में, इसके बारे में हमें सब कुछ, मतलब एक तरीके से होता है ना कि आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ के आप पूरा डिटेल में बता सकते हो, वह हमारे उद्देशिका में दिया गया है, जिसके थ्रू हम अपने संविधान में स्वतंत्रता और समाजवादी धर्मनिरपेक्षता या किस प्रकार का प्रजातांत्रिक हमारे यहाँ लक्षण है, इन सभी के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? तो संसद में। संसद को ही यह शक्ति है कि वह एक नए राज्य की गठन को कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हमने ये देखा है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नए राज्य का गठन होगा, नए प्रकार के आपका सीमा परिवर्तन होगा राज्यों का, इन सभी चीज़ों का जितनी भी शक्तियां हैं वह सिर्फ हमें संसद में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके तहत हम ये देखते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा, संसद साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान नाम बदलने से लेकर सभी की अनुमति उसे दे सकता है, ठीक है। इस हेतु संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता, ठीक है। वर्तमान में भारत में हमने देखा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इस तरीके से भारत में यह चलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने आगे जो चीज़ें दी गई हैं, इसमें हमें यह बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन है डी, ठीक है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, यह अनुच्छेद 31 में नहीं है, ठीक है। ये किस में है? यह अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसे 44 संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको निरस्त करके इसको एक समान कानून बना, समान अधिकार बना दिया गया था, ना कि मूल अधिकार, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मानव के बारे में, जो मानव का दुर्व्यवहार तथा उसके ऊपर बलाश्रम का जो प्रतिषेध है वह अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों के लिए अनुच्छेद 29 में दिया गया। संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। मूल अधिकार के बारे में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 3 के तहत यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इस प्रकार से ये दिया गया है। मूल अधिकार बहुत ही ज़्यादा हम देखें आपातकालीन स्थिति में ही इनका निलंबन किया जा सकता है। मूल अधिकारों को न्याय योग्य माना गया है, अर्थात
हम ये देख सकते हैं कि इनके बारे में यह आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि पहले इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, जिसके बारे में हम कहेंगे कि यहाँ पे विधि के समक्ष 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार बताया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में बताई गई है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में बताया गया है। लोक नियोजन के अवसर में समता अनुच्छेद 16 में बताई गई है। छुआछूत का अंत हमने अनुच्छेद 17 में देखा है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ठीक है, 19(1)(a) में वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें समाचार पत्रों की भी स्वतंत्रता आती है। फिर अनुच्छेद 19(1)(ख) में शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(1)(ग) में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1)(घ) में राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आने जाने की आभास संचरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19(1)(ड) में हम देखते हैं कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता है। और 19(1)(छ) के तहत कोई भी प्रकार का व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से दिया हुआ है। अनुच्छेद 20 में हमें यह दिया गया है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 का यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध के विषय में संरक्षण है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, वह 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए कारखानों, खनन और आदि में नियोजन को प्रतिषेधित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम को प्रतिषेध करता है। इस तरीके से हम ये सब देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में कहीं पर भी विदेश भ्रमण का शामिल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता हमें देखने को मिली कि अनुच्छेद 25 में मिलती है। इसमें सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण व अनुच्छेद 30 का जो संबंध है वह अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, हमने ये देखा कि जो संविधान संशोधन में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 32 है, इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से सारे जो अनुच्छेद हैं जो हमें भारत में जो मूल अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार के बारे में अगर हम देखें तो जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, उस समय ही मतलब स्वतंत्रता से पहले ही मूल अधिकार लाने का प्रस्ताव हमारे यहाँ पारित हो गया था और लोगों ने इसको मान लिया था। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का अगर हम संरक्षण कहा जाए तो बहुत ज़रूरी है, और बहुत सभी व्यक्तियों को यह एक ऐसा कानून है, एक ऐसा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार से प्राप्त है। ठीक है, कई बार जब हमें आपातकालीन स्थितियां होती हैं तब हम देखते हैं कि कुछ मूल अधिकारों के बारे में लागू नहीं होते हैं, लेकिन वैसे ये अधिकार सभी को प्राप्त है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करनी है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन किस में शामिल है। जैसे कि हम देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? 1 ग्राम पंचायतों के गठन से। ठीक है, अनुच्छेद 41 यह शामिल है कुछ काम करने का अधिकार से। ठीक है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि एवं पशु पालन संगठन से। यह जो है ये नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, संविधान में यह जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत आते हैं। ठीक है, और यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है।
यह न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इनका प्रमुख पक्ष यही है कि इनको न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्यों का कर्तव्य है कि वह सिद्धांतों को लागू करें। ठीक है, मतलब इनके द्वारा सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। यह इनकी जो प्रकृति है वह सकारात्मक है। ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक प्रवृत्ति के नहीं है। इनको लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और सरकार द्वारा लागू करने पर ही हमें यह प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो एक भारतीय संविधान का जो लक्ष्य था वह यह था कि इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, मतलब इस तरीके से पूरे प्रकार से इसमें किया गया है कि और जितनी भी सिफारिशें की गई हैं, जितनी भी चीजें हैं इसमें, वह सभी कल्याणकारी राज्य हो चाहे किसी भी प्रकार की जो भी चीजें हैं वह सभी हमें यहीं से देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम इसके कुछ मुख्य अगर हम इसमें देखें तो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 41 के तहत है काम करने का अधिकार, 42 के तहत है, 43 के तहत है राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अनुच्छेद 44 के समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के के बालकों के लिए देखरेख की व्यवस्था है। अनुच्छेद 46 में राज्य अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करना। इसके साथ साथ अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के को खाने पीने का और जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत हम देखते हैं कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास, और अनुच्छेद 51 के तहत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं, यह सभी इससे दी गई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। ठीक है, और नागरिक इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें कुल संख्या 11 है। ठीक है, मौलिक जो मूल संख्या थी वह 10वीं थी और 11वीं मूल कर्तव्य 86 संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, और हम जितने भी इसमें जो दिए गए हैं वो काफी ज्यादा जरूरी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें हमें बताना है, इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन सही है डी, 1, 3, 4। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति एक बहुत मतलब कहा जा सकता है ना, भारत का प्रथम नागरिक है। अनुच्छेद 52 के तहत ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में ही निहित होगी। ठीक है, और अनुच्छेद 54 के तहत हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक निर्वाचक मंडल के तहत होगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो इसमें जितने भी सदस्य हैं वह सभी निर्वाचित सदस्य होने वाले हैं, ना कि मनोनीत किए गए हुए सदस्य। ठीक है, राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि जितनी भी राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय व गुप्त मतदान तरीके से होता है। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए सभी मुद्दे उच्चतम न्यायालय के तहत होते हैं, और उसी का जो वो होता है ना, फैसला होता है, वह अंतिम होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की जितनी भी चीजें हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट दी गई है। 84 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो जनसंख्या जिसके तहत निर्वाचन किया जाना है वह 1971 के जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित कर दी गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसके बारे में कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना दिए जाने की बारे में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसकी देनी चाहिए, और कम से कम किसी भी सदन के
कुल सदस्यों में की 1/4 सदस्यों का भी हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 77 के तहत भारत के समस्त कार्यपालिका के जितने भी कार्य हैं वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 11 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान भी कर सकता है और स्वीकृति रोक भी सकता है और उसे वापस इसको पुनर्विचार के लिए भी संसद को लौटा सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति है और अनुच्छेद 143 के अंदर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। ठीक है। भारत राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ठीक है। मतलब एक तरीके से प्रतिनिधित्व करने का जो अधिकार है वह भी हमें राष्ट्रपति को ही प्राप्त है और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्षमादान की जितनी भी शक्तियां हैं वह सभी भी अनुच्छेद 72 के तहत केवल और केवल सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। जितनी भी शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति की जितनी भी औपचारिक एक प्रमुख होता है लेकिन जो वास्तविक जो इसकी जो शक्तियां जो वास्तविक शासन संचालन है वह प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इसका ऑप्शन सही है सी, संसद के दोनों सदस्यों के सदनों द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति के जब उपराष्ट्रपति के बारे में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे बताया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि अनुच्छेद 64 के तहत यह भी कहा गया है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 61(1) के तहत ऐसा बताया गया है और इसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है। इनका जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वह 5 वर्ष के दौरान होता है, 5 वर्ष ही होता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में दायित्वों का में प्रावधान है दायित्वों का किसका, तो इसका ऑप्शन है डी, प्रधानमंत्री के। ठीक है। अगर हम देखें तो भारतीय जो इसमें जो दायित्वों का प्रावधान है वह यह है कि संघ के कार्यकलाप के क्रियाकलापों के बारे में प्रशासन संबंधी एवं विधान सारी चीज़ों के बारे में वह सभी राष्ट्रपति को बताए। संघ के कार्यपालकों की जानकारी व अगर जितनी भी जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उन्हें दे और किसी भी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा के जन पर परिषद के सामने रखे, यह सब कहा गया है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 75(1) में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सीटों से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इतनी सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार जैसे बताया गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो भी सूचना देगा जो सभी संघीय प्रशासन और विधान परिषद के बारे में या विधान जितनी भी प्रक्रिया चल रही है उन सभी चीज़ों के बारे में उससे पूछा जाएगा। वह सभी जितनी भी चीज़ें होंगी उन सभी चीज़ों के बारे में बताने का उसका कर्तव्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होकर कार्य करती है? इसका सही ऑप्शन है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन सही है सी, 25 वर्ष तक। 25 वर्ष का कम का आयु का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 84 खाक के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम सीमा 30 वर्ष है। संसद जो है वह केंद्र सरकार का विधायी अंग है और केंद्र स्तर पर विधि का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 69 से 122 के तहत संसद के संबंधित प्रावधान है। ठीक है।
अनुच्छेद 69 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा राज्यों से 530 व संघ राज्यों से 20 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मतलब टोटल इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि इन सभी का जनसंख्या के आधार पर इसकी सीटें नियत होती हैं और लोकसभा की अवधि 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, 5 वर्ष तक होती है। आपातकाल के दौरान इसकी अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अगर हम देखें जाए पहली बार में तो 15 लोकसभा का जो प्रथम चुनाव था वह 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक चला था और इसका अधिवेशन 13 मई 1952 से हुआ था और इसमें गणेश वासुदेव मावलकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है लोकसभा का हमारे संविधान में, हमारी संसद में। निर्धारित संख्या के आधार पर इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में लोकसभा में राज्यों की सीटों को बढ़ाया गया है। ठीक है, इस तरीके से यह चीज़ें चलती हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं, किससे चुने जाते हैं? ए ऑप्शन, राज्य की विधानसभाओं द्वारा। राज्य की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। यह कब दिया गया? यह किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 84 में दिया गया है। यह संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कह देते हैं और निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 8 होती है और इसमें राज्यों और संघों से जो निर्वाचित सदस्य हैं वह होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। इनका जो निर्वाचन है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। यह स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्य का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अगर हम देखा जाए तो इन्हीं प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा द्वारा ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, राज्यसभा के संविधान अनुच्छेद 81 खा में कहा गया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 जो प्रतिनिधि हैं वह और राष्ट्रपति द्वारा 12 अन्य सदस्यों द्वारा, जो कि 12 सदस्य हैं जिनको वो करते हैं मनोनीत, उनके द्वारा ये चीज़ें बनती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सदस्यों के बीच में अधिकतम अंतराल कितने महीने का होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है बी, 6 महीने का। ठीक है, अनुच्छेद 85(1) के तहत संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के बीच में कम से कम 6 महीने का अधिक से अधिक अंतर, कम से कम नहीं 6 महीने का ही अंतर होना चाहिए। इस प्रकार से मतलब कम से कम साल में 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। संसद एक उच्चतम विधायी संस्था है। ठीक है, संविधान में संशोधन का अधिकार जो है वह संसद को ही प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भाग में जो भी संशोधन है वह संसद ही कर सकती है। ठीक है, कोई सदस्य का अगर संसद का सदस्य 60 वर्ष से 60 दिन तक सदन को बिना सूचित के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, लोकसभा द्वारा जितनी भी चीज़ें पारित होती हैं इन सभी चीज़ों को अनुमति देना और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अब जितनी भी संसद की जितनी भी प्रणाली है, जितनी भी चीज़ें हैं, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है और उसमें कई प्रकार के चेंजेस भी कर सकती है। ठीक है, संविधान के संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को ही प्राप्त है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यह तीनों मिलकर संसद बनाती है। इसमें उपराष्ट्रपति का सदस्य के भाग नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वह भी संसद के सदस्य के भाग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है। अनुच्छेद सॉरी हाँ एक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रियाएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 111 में विधेयकों की अनुमति के बारे में बताया गया है। 110 के तहत उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार से किसी कर के बारे में बताया जाएगा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या किसी प्रतिभूति को देने के लिए भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किसी वित्तीय बाध्यताओं का संशोधन होगा, भारत की संचित निधि के बारे में कोई जिक्र होगा या उसके बारे में धन से विनियोग के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी होगा तो उन सबको धन विधेयक में ही रखा जाएगा। देखिए, जो प्रत्येक धन विधेयक होता है वह वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को ही लोकसभा में पेश किया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त होती है। धन विधेयक पे राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है और वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। ठीक है, राज्यसभा इसमें संशोधन के लिए बैठक बुला सकती है और असहमति होने पर दोनों संसदों की संयुक्त बैठक भी हो सकती है। ठीक है, धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निश्चय अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा इस चीज़ का निर्णय किया जाएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि या नहीं है। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं और 108 के तहत संविधान संशोधन में जो संयुक्त अधिवेशन तभी आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसको पारित करने में अगर किसी संसद के सदनों के बीच में किसी भी प्रकार का हमें यहाँ पर विरोध देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में हमें यह प्राप्त होता है। और एक और बात है कि धन विधेयक जो भी कानून इसको राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा इसको वापस नहीं किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।